वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, साइटोलॉजी आखिर है क्या? इन स्रोतों से तो यही लगता है कि साइटोलॉजी या जिसे सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, वो लाइफ साइंसेज की वो ब्रांच है जो सेल्स की बनावट, उनके काम करने का तरीका और उनके अंदर की केमिस्ट्री, इन सब का अध्ययन करती है। ये तो ये कोशिकाओं की जनरल स्टडी। एकदम सही कहा। और यहीं से साइटोपैथोलॉजी का रास्ता खुलता है। साइटोपैथोलॉजी असल में पैथोलॉजी यानी विकृति विज्ञान की ही एक सब ब्रांच है, लेकिन इसका फोकस पूरी तरह से सेल्यूलर लेवल पर, मतलब कोशिकाओं के स्तर पर बीमारियों को पहचानने और उनका निदान करने पर होता है। इसमें होता यह है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से सैंपल लिए जाते हैं, जैसे कोई फ्लूइड हो, टिश्यू का छोटा सा हिस्सा या बायोप्सी। फिर उनमें मौजूद सेल्स की जांच होती है। किस लिए? मतलब क्या ढूंढते हैं उसमें? मकसद होता है असामान्यताएं, यानी एबनॉर्मैलिटीज का पता लगाना। चाहे वो कैंसर हो, कोई इन्फेक्शन हो या कोई और बीमारी। अच्छा, तो ये हिस्टोपैथोलॉजी से अलग है। मैंने ये शब्द भी सुना है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। शोध भी इसे क्लियर करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में पूरे टिश्यू, मतलब ऊतक के टुकड़े का अध्ययन होता है, उसकी पूरी बनावट देखी जाती है। मान लीजिए जैसे आप किसी दीवार का पूरा पैटर्न देख रहे हो। अच्छा, जबकि साइटोपैथोलॉजी सिर्फ अकेली कोशिकाओं या उनके छोटे छोटे ग्रुप्स पर फोकस करती है, जैसे आप उस दीवार की एक एक ईंट को बहुत गौर से देख रहे हो। यही बारीकी इसे खास बनाती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। एक एक सेल पर इतना ध्यान। शोध बताते हैं कि इसके कुछ आम इस्तेमाल भी हैं, जैसे थायराइड में कोई गांठ हो तो उसकी जांच, या फिर बॉडी कैविटीज जैसे फेफड़ों के आसपास का प्लूरल फ्लूइड, पेट के अंदर का पेरिटोनियल फ्लूइड या रीढ़ की हड्डी का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इनसे जुड़ी बीमारियां। और हाँ, पैप स्मेयर का जिक्र तो बार बार है। बिल्कुल, पैप स्मेयर शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना उदाहरण है इसका, खासकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर्स की स्क्रीनिंग के लिए। लेकिन साइटोपैथोलॉजी में और भी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। इन स्रोतों में एक बहुत जरूरी तकनीक का जिक्र है, FNAC। FNAC ये क्या है? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अच्छा, और ये काम कैसे करती है, क्यों इतनी जरूरी है? FNAC में जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक बहुत पतली खोखली सुई इस्तेमाल होती है। सुई? हाँ, पतली सी। इस सुई से शरीर के किसी हिस्से में अगर कोई गांठ या सूजन महसूस हो रही है, तो वहां से कोशिकाओं का सैंपल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए थायराइड में, लिम्फ नोड्स में, ब्रेस्ट में या लिवर में कोई गांठ है। फिर उन सेल्स को स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप में जांचते हैं। और इसका फायदा क्या है, मतलब बड़ी बायोप्सी की तुलना में? इसके कई फायदे हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। एक तो ये प्रोसेस काफी तेज है जी। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब खर्चा कम आता है। तीसरा और शायद सबसे अहम, ये मिनिमली इन्वेजिव है। मिनिमली इन्वेसिव मतलब इसमें चीर फाड़ न के बराबर होती है। मरीज को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है और नतीजे भी जल्दी मिल जाते हैं, तो डॉक्टर आगे के इलाज या सर्जरी के बारे में जल्दी फैसला ले पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों इतनी उपयोगी तकनीक है। हाँ, ये तो सचमुच बहुत उपयोगी लगता है। और स्रोत ये भी कहते हैं कि सैंपल सिर्फ सुई से ही नहीं लिए जाते हैं ना, जैसे शरीर से निकलने वाले कुछ डिस्चार्ज हैं, साइनस से, निपल से या योनि से, उनका भी एनालिसिस होता है। यहाँ तक कि स्किन या मुंह जैसी सतहों से खुरच कर, मतलब स्क्रैपिंग से भी सेल्स ले सकते हैं। और हाँ, स्वैब। बिल्कुल, स्वैब जो एक तरह से रुई या किसी सोखने वाले मटेरियल की टिप वाली छोटी स्टिक होती है, उसका इस्तेमाल गले, नाक, किसी घाव या योनि जैसी जगहों से सैंपल लेने में होता है। इन सभी तरीकों से जो कोशिकाएं मिलती हैं, उनसे स्मीयर बनाते हैं, मतलब उन्हें कांच की स्लाइड पर फैलाते हैं। फिर उन्हें तुरंत फिक्स करते हैं ताकि सेल्स खराब ना हो, और फिर खास स्टेन यानी रंगों से रंग कर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। स्वैब वाले सैंपल खास तौर पर इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का पता लगाने में बहुत कारगर है। समझ गई। तो ये तो हुई सैम्पलिंग और जांच की कुछ मुख्य बातें। अब स्रोत बताते हैं कि साइटोपैथोलॉजी खुद भी कई शाखाओं में बटी है, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों या खास तरह की बीमारियों पर फोकस करती हैं। चलिए सबसे पहले स्त्री रोग संबंधी साइटोलॉजी यानी गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी की बात करते हैं। इसका जिक्र पहले भी आया था। हाँ, गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी एक बहुत अहम ब्रांच है। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कोशिकाओं की जांच पर फोकस्ड है। इसमें सबसे मुख्य है पैप स्मेयर, जिसे पैपिलोनिको टेस्ट भी कहते हैं।
ये असल में गर्भाशय यानी सर्विक्स में एबनॉर्मल सेल्स का पता लगाने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ऐसी कोशिकाएं जो आगे चलकर कैंसर बन सकती हैं, जैसे डिस्प्लेजिया या कार्सिनोमा इन सीटू। ये HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे इन्फेक्शंस का भी पता लगा सकता है, जो सर्वाइकल कैंसर का एक बड़ा कारण है। तो पैप स्मीयर एक तरह से अर्ली वार्निंग दे सकता है। बिल्कुल, ये प्री कैंसरस बदलावों को पकड़ सकता है, जिससे टाइम पर इलाज मुमकिन हो पाता है। लेकिन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी सिर्फ पैप स्मीयर तक ही सीमित नहीं है। इसमें गर्भाशयी ग्रीवा की नलिका एंडोसर्विक्स और गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम से सेल्स का सैंपल लेना और उनकी जांच करना भी शामिल है। इसके अलावा वेजाइनल साइटोलॉजी, वो क्या है? इसमें योनि की दीवारों से ली गई कोशिकाओं की जांच होती है। हाँ। इससे सूजन, हार्मोनल बदलाव या कुछ खास तरह के इन्फेक्शंस का पता लग सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्रेपोनिमा, फंगल कैंडिडियासिस या पैरासिटिक ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस इन्फेक्शन। तो ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काफी डिटेल्ड जांच सिस्टम है। जी, लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, कोशिकाओं की कहानी शरीर के कई और हिस्सों में भी खुलती है। तो नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी के बारे में क्या जानकारी है? सही कहा। ये ब्रांच फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा शरीर के बाकी हिस्सों की कोशिकाओं के एनालिसिस से जुड़ी है, और इसका दायरा बहुत बड़ा है। स्रोतों में कई जरूरी एरियाज का जिक्र है, जैसे रेस्पिरेटरी साइटोलॉजी को लेते हैं, यानी श्वसन तंत्र से जुड़ी साइटोलॉजी। इसमें थूक, स्प्यूटम या फिर ब्रोंकोस्कोपी के दौरान लिए गए सैंपल, जैसे ब्रोंकोएल्वियोलर लैवेज या ब्रोंकियल ब्रशिंग, इनकी जांच होती है। और इससे क्या पता चलता है? कौन सी बीमारियां? इससे फेफड़ों के इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, जैसे टीबी, फंगल इन्फेक्शन या पीजेपी निमोनिया, जो खासतौर पर कमजोर इम्यूनिटी वालों में होता है। साथ ही ये फेफड़ों के कैंसर जैसी घातक बीमारियों के डायग्नोसिस में भी मदद करता है। और यूरिनरी सिस्टम के बारे में यूरिनरी साइटोलॉजी का भी जिक्र था। हाँ, यूरिनरी साइटोलॉजी में यूरिन सैंपल या यूरिनरी ट्रैक्ट से ली गई कोशिकाओं की जांच होती है। ये मुख्य रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट के कैंसर, खासकर ब्लैडर कैंसर का पता लगाने में उपयोगी है। जिन लोगों को पहले ऐसा कैंसर हो चुका है, उनकी मॉनिटरिंग में भी ये तकनीक बहुत काम आती है, ताकि अगर बीमारी लौटे तो जल्दी पता चले। इसके अलावा ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या दूसरी एबनॉर्मेलिटीज भी बता सकती है। तो रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम और ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज होता है। बिल्कुल, ब्रेस्ट साइटोलॉजी भी एक अहम हिस्सा है। इसमें आमतौर पर FNA से, ब्रेस्ट की गांठ से या फिर निपल डिस्चार्ज से सेल्स का सैंपल लिया जाता है। इससे ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट की दूसरी बेनाइन ट्यूमर, मतलब जो कैंसर नहीं है, और दूसरी असामान्यताओं का निदान करने में मदद मिलती है। ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं, पर इनके अलावा भी कई क्षेत्र हैं, जैसे पेट और आंतों की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइटोलॉजी, नर्वस सिस्टम की न्यूरोलॉजिकल साइटोलॉजी, जिसमें CSF यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच शामिल है, और जोड़ों के फ्लूइड की साइनोवियल साइटोलॉजी का एनालिसिस भी नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोपैथोलॉजी में आता है। ये तो सचमुच बहुत बड़ा दायरा है। हमने परिभाषा समझी, तकनीकें देखी, अलग अलग शाखाओं के बारे में जाना। अब अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो मेडिकल फील्ड में साइटोपैथोलॉजी का असल महत्व क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, साइटोपैथोलॉजी का महत्व कई लेवल्स पर हैं और स्रोत इन पर काफी जोर देते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, अर्ली डिटेक्शन, मतलब रोग का शुरुआती चरण में पता लगाना, खासकर कैंसर के मामले में। जैसा हमने पैप स्मीयर और दूसरी जांचों में देखा, कोशिकाओं में हो रहे शुरुआती बदलावों को पकड़कर बीमारी को गंभीर होने से पहले ही रोका जा सकता है, और ये नतीजों पर जबरदस्त असर डाल सकती है। अर्ली डिटेक्शन मतलब बेहतर इलाज और बचने की ज्यादा उम्मीद। और ये प्रोसेस मरीज के लिए भी कम दर्दनाक होती है ना? बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा महत्व है इसका। मिनिमली इन्वेजिव होना, FNA से या पैप स्मीयर जैसी तकनीकों में मरीज को बहुत कम तकलीफ होती है, खासकर बड़ी सर्जिकल बायोप्सी के मुकाबले। इससे ना सिर्फ मरीज का डर कम होता है, बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम पर भी बोझ कुछ हद तक कम होता है। और डायग्नोसिस मिलने के बाद यहीं तीसरा महत्व आता है, ट्रीटमेंट डिसीजन में गाइडेंस। साइटोपैथोलॉजी से जो सटीक जानकारी मिलती है, वो डॉक्टरों को ये तय करने में मदद करती है कि कौन सा इलाज बेस्ट रहेगा। जैसे कैंसर का टाइप और उसकी स्टेज पता चलने पर ही सही कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी प्लान की जा सकती है। ये एक तरह से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ एक कदम है। स्रोत कुछ एडवांस टेक्निक्स का भी जिक्र करते हैं, हालांकि डिटेल में नहीं। हाँ,
आजकल साइटोपैथोलॉजिस्ट और साइटोटेक्नोलॉजिस्ट इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जैसी कई एडवांस तकनीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये तकनीकें डायग्नोसिस को और सटीक बनाने और बीमारी के पीछे के मॉलिक्यूलर कारणों को समझने में मदद करती हैं, जिससे और भी बेहतर इलाज डेवलप हो सकते हैं। कॉस्ट के हिसाब से भी ये फायदेमंद है। निश्चित रूप से ये 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है। साइटोपैथोलॉजी की जांचें अक्सर बड़ी और कॉम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की तुलना में सस्ती होती हैं। इससे ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती हैं और हेल्थ केयर का खर्च भी कंट्रोल में रहता है। और आखिर में, जैसा हमने स्वाब के उदाहरण में देखा, ये डिटेल्ड एनालिसिस और पैथोजन डिटेक्शन में भी सक्षम है। कोशिकाओं की बनावट यानी मॉर्फोलॉजी को बारीकी से देखकर बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है और इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की सीधी पहचान की जा सकती है, जो संक्रामक रोगों के सही इलाज के लिए बहुत जरूरी है। और उनके सही इलाज का रास्ता दिखाने में एक बहुत पावरफुल और जरूरी रोल निभाती है। हमने आज सेल की बेसिक समझ से लेकर इसके डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस और मेडिसिन में इसके महत्व तक का सफर तय किया। पैप स्मीयर, FNAC और इसकी अलग अलग ब्रांचेस पर बात की। ये सच में दिखाता है कि कैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर की गई स्टडी बड़े डायग्नोस्टिक फर्क ला सकती है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर हम कुछ कोशिकाओं से इतना कुछ जान सकते हैं, तो भविष्य में सिंगल सेल एनालिसिस, मतलब एक-एक कोशिका के विश्लेषण में होने वाली तरक्की, वो हमें किसी बीमारी के लक्षण दिखने से पहले ही उसके होने के रिस्क के बारे में क्या बता पाएगी? क्या हम बीमारियों की भविष्यवाणी करने के और करीब पहुंच जाएंगे? सचमुच ये सोचने वाली बात है। माइक्रोस्कोपिक दुनिया में छिपी संभावनाओं का एक और गहरा पहलू